गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, भारतीय ऑनलाइन क्लास में मैं हिमांशु शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की जो अपनी क्लास है उसमें हम पढ़ रहे हैं इजी बायो। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे टिड्डा, जो हमने पूरा कर लिया था। आज शुरू कर रहे हैं अपना नया जो कीट है, वो है चने का फली छेदक। आज का जो कीट है वो अपना है चने का फली छेदक कीट। ग्राम पोर्ट बोरर इस कीट का नाम है। बेसिकली अपन इंग्लिश में तो ग्राम पोर्ट बोरर कहते हैं। आपने देखा होगा चने के जो खेत होता है उसमें जो फलियां होती चने की, उन फली के अंदर सफेद रंग हरे रंग की लट देखी होगी। वहां मैं उसी की बात कर रहा हूँ, वही है चने का फली छेदक कीट, वो उसकी लार्वा अवस्था है। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को अपन। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इसका वैज्ञानिक नाम। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है हेलिकोवर्पा आल्जीमेरा। हेलिकोवर्पा आल्जीमेरा वैज्ञानिक हेलिकोवर्पा आर्मीजोरा, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। बात कर रहे हैं हमेशा कि वैज्ञानिक नाम अपन दो पद में लिखते हैं। पहला पद इसके वंश को दर्शाता है, दूसरा पद इसकी जाति को। अब इसकी वंश वर्गीकरण की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, वर्गीकरण में अपन हमेशा संघ लिखते हैं, फिर वर्ग, फिर गण, कुल, वंश और जाति। ये अपन 6 चीजों की एंट्री करते हैं। तो यहां पर वंश और जाति को देखो, आपके सामने लिखी हुई है। वंश तो हो गया इसका हेलिकोवर्पा और जाति हो गई इसकी आर्मीजोरा। ये इसकी वंश और जाति हो गई। अब संघ और वर्ग जो हमेशा लिखते हैं, संघ हो गया इसका आर्थ्रोपोडा और वर्ग हो गया इसका इंसेक्टा। अब रही बात इसके गण और कुल की, तो गण इसका होता है लेपिडोप्टेरा और कुल होता है नोक्टियोडिनी। गण होता है इसका लेपिडोप्टेरा और कुल होता है नोक्टियोडी, ठीक है। तो वर्गीकरण देखिए, संघ हो गया इसका आर्थ्रोपोडा, वर्ग हो गया इसका इंसेक्टा यानी कीट वर्ग हो गया, गण हो गया इसका लेपिडोप्टेरा, कुल हो गया इसका नोक्टियोडी और फिर वंश हो गया इसका हेलिकोवर्पा और जाति हो गई इसकी आर्मीजोरा। तो ये इसका वर्गीकरण हो गया। सिंपल सी चीज है। सबसे पहले अपन करेंगे हमेशा वैज्ञानिक नाम, फिर करेंगे वर्गीकरण। अब बात करते हैं, पहला पॉइंट है वो है इसके लक्षण या इसका सामान्य परिचय। सामान्य परिचय। तो बच्चों, ये जो कीट होता है ये सामान्य तौर के ऊपर सर्वभक्षी कीट है। हर जगह पाया जाता है, हर पूरे क्षेत्र के अंदर फैला हुआ रहता है और ये बहुत ही ज्यादा विनाशकारी कीट है। और इसी अमेरिका में ये इतना अधिक सक्रिय है कि वहां पर इस कीट को कॉटन बॉलवर्म, अमेरिका में इसी कीट को कॉटन बॉलवर्म के नाम से जानते हैं। अमेरिका में इसे कॉटन बॉलवर्म के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इंपॉर्टेंट चीज हो गई कॉटन बॉलवर्म, ठीक है। ये इसका सामान्य परिचय के अंदर अपन इतना ही करेंगे। फिर बात करते हैं इसके लक्षण की। हाँ, तो लक्षणों की बात करते हैं
तो इसका जो वयस्क होता है वो मजबूत पृष्ठ होता है और उसका जो रंग होता है वो जैतून ग्रीन, डार्क ग्रीन, मटमेला या लाल भूरे रंग का कीट होता है। मुख्य रूप से ये रात्रि को बाहर निकलता है और इसका जो पूर्ण विकसित लार कैटरपिलर होता है, लार्वा होता है, वह लगभग 35 mm लंबा होता है। तो देखो लक्षण में जैतूनी, धूसर, लाल भूरा, जैतूनी, धूसर, लाल भूरा ये रंग होता है। जो वयस्क लार्वा होता है वो 35 mm तक लंबा होता है, ठीक है। और ये रात्रिचर कीट है, ज्यादातर रात को बाहर निकलता है। तो ये इसकी मुख्य लक्षण है। देखो लाल भूरे रंग का होता है, रात्रिचर होता है और पूर्ण विकसित जो इसका कैटरपिलर होता है वो लगभग 35 mm लंबा होता है। इसका जो रंग होता है कब, जब यह इसका जो रंग हल्का पीला या हल्का पीला भूरा होता है, इसका जो कैटरपिलर होता है जब वयस्क अवस्था में लार्वा आ जाता है तब उसका रंग बदलता है और उस समय इसका रंग जाता है हल्का पीला या फिर हरा भूरा, इस प्रकार का रंग इसका हो जाता है। और इसके पार्श्व में साइड में कैसी होती है, लंबी पट्टियां पाई जाती है। तो ये रात्रिचर हो गया। वयस्क लार्वा का रंग होता है हल्का पीला या पीला भूरा, ये इसका रंग होता है, ठीक है। तो ये थे इसके सामान्य लक्षण। फिर बात करते हैं इसके पोषक पादप। इसका जो मुख्य पोषण, इसको जो मुख्य रूप से पोषण मिलता है वो खरीफ की फसल, जैसे अपने नाम में लिखा है चने का फली छेदक, तो इसका जो मुख्य पोषक पादप है वो है मटर कुल के सदस्य है, जैसे चना है, मटर है, ये है अरहर है, ठीक है, ये इसके मुख्य है। इसके अलावा कपास है, कपास के अलावा बात करते हैं अपन इसके जो मुख्य पोषक पादप हैं वो है चना, मटर, कपास, अरहर, मक्का के कच्चे दाने होते हैं वो, ज्वार, ज्वार के साथ में सूर्यमुखी, उसके अलावा भिंडी, टमाटर, तंबाकू, ये ऐसे पादप हैं जिनको ये संक्रमित करता है। वापस बात करो, देखो पोषक पादप, चना, मटर, अरहर, कपास, ग्वार, बैंगन, भिंडी, ठीक है ना, उसके अलावा मक्का के कच्चे दाने, इनसे यह पोषण प्राप्त करता है, या ऐसा कह सकते हैं इनको सबसे ज्यादा ये संक्रमित प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये इसके पोषक पादप थे और ये जितने भी पोषक पादप है ये सारे हमें आर्थिक रूप से प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो ये था इसका पोषण पादप वाला टॉपिक। अब शुरू करते हैं क्षति और महत्व। क्षति और महत्व की बात करें तो यह कीट लगभग पूरे साल भर सक्रिय रहता है, पर्टिकुलर कोई सीजन नहीं होती, पूरे साल भर फसलों को यह प्रभावित करता है। शुरुआत के अंदर यह कीट की जो लट होती है वो चने की जो पत्तियां होती है, सॉफ्ट पत्तियां होती है, उनको खाना प्रारंभ करती है। उसके बाद में जैसे जैसे पादप के ऊपर कलियां निकलती है, उस पर फल निकलते हैं, फलियां निकलती हैं, तो फिर यह उनको खाना प्रारंभ कर देता है। और कैसे करता है ये उस फली के अंदर छेद करके अंदर घुस जाता है
और दाने को पूरा गर्म करके बाहर निकल जाता है, यानी फली को पूरा खोखला कर देता है। ये इसका मुख्य इफेक्ट होता है। एक सुंडी, एक लार्वा जो होता है वो वयस्क बनने से पहले लगभग 40 से 50 फलियों को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है, संक्रमित कर देती है। चने की बात कर रहा हूं मैं, तो चने के अंदर कैसे कर रहा है, देखो डायग्राम में। चने की पत्तियां इस टाइप से लगी होती है और उसका फल इस टाइप से होता है। तो ये जो कीट होता है पहले तो पत्तियों को प्रभावित करता है और उसके बाद में ये जो इसका चने का जो चने की जो फली होती है, इस फली पर छेद करके यहां से एंट्री करेगा और अंदर जो दाना होता है चने का दाना, इस दाने को करता है खत्म करता है। तो फली कैसे हो जाएगी, पूरी खाली खोखली हो जाती है। तो ये इस प्रकार से पूरी फसल को संक्रमित कर सकता है। उसके अलावा टमाटर में देखते हैं, जैसे ये टमाटर का पादप है, ये टमाटर का फल है, तो ये टमाटर की सतह से क्या करता है, उसमें छेद करके अंदर घुस जाएगा और उसके गुदे को खाना प्रारंभ कर देता है, उसके पल को खाना प्रारंभ कर देता है, जिससे टमाटर की फसल नष्ट हो जाती है। इस कीट के प्रभाव से टमाटर में लगभग 30 से 60% टमाटर को 30 से 60% तक यह क्या करता है, प्रभावित कर देता है। तो आर्थिक नुकसान यह कीट बहुत ज्यादा करता है। ठीक है, फिर बात करते हैं अगला पॉइंट, वो है इसका जीवन चक्र। जीवन चक्र का डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए। आपने डायग्राम देखा, अब बोर्ड पर अपन उसका लाइनर डायग्राम बना रहे हैं। देखो ये वयस्क कीट होता है, वयस्क कीट क्या करता है, अंडे देता है और अंडों से निकलता है लार्वा, फिर लार्वा बदलता है कोकून या प्यूपा में, प्यूपा से निकलता है वयस्क। तो इसका जो वयस्क होता है वो तितली के समान पंख युक्त होता है, इस टाइप का। इसका जो वयस्क होता है वो तितली के समान पंख युक्त होता है, देखिए। ये इसका वयस्क है और लार्वा हरे रंग की लट के समान होता है, वो इस टाइप का होता है। इसको इसमें बदलने के लिए कोकून अवस्था धारण करनी पड़ती है। कोकून क्या होता है, ये देखो, ये अपने चारों ओर पोषण ग्रहण करके चारों ओर कवच का निर्माण कर लेता है और फिर कवच टूटता है तो ये इसमें से बाहर निकलता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसका जीवन चक्र। तो चने की फसल में प्रौढ़ एडल्ट जो कीट होता है वो नवंबर के प्रारंभ में क्या करता है, दिखाई देने लगते हैं। कब, चने के खेत के अंदर नवंबर के स्टार्टिंग में इसका वयस्क कीट जो पंख होता है वो दिखाई देता है और यह इसी समय मादा के साथ मैथुन क्रिया करता है। और मैथुन क्रिया करने के बाद में मादा पादप के पत्तियों पर, उसके फूलों पर, उसकी फलियों पर क्या करती है, अपने अंडे समूह में अलग अलग छोड़ देती है। धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे मादा अंडे छोड़ती जाती है वैसे वैसे एक मादा अपने पूरे जीवन काल में लगभग 500 से
1000 तक अंडे मुक्त करती है। इन अंडों से 2 से 4 दिन के अंदर ही शिशु जो लार्वा होता है, सुंडी होती है, लट होती है, वो बाहर निकलना प्रारंभ हो जाता है। अंडों से निकलने के बाद में ये जो लार्वा होते हैं ये हल्के रंग के होते हैं और इनकी लंबाई होती है 2 mm से लेकर लगभग 2.5 mm तक। फर्स्ट जो लार्वा निकलता है वो 2 से 2.5 mm लंबा और हल्का पीला होता है। ये अवस्था अंडे से 2 से 3 दिन बाद निकलती है, यानी अंडे देने के 2 से 3 दिन बाद में लार्वा निकलता है और वह लार्वा हल्के पीले रंग का होता है और यह 2 से 2.5 mm लंबा होता है। अब अंडों से निकलते ही ये जो लार्वा होता है पादप की, जिस पादप पर निवास कर रहे हैं उसकी जो सॉफ्ट पत्तियां होती है, कोमल पत्तियां होती है, उनको खाना प्रारंभ कर देता है और धीरे धीरे अपने आकार में वृद्धि करता है। जैसे ही इसका आकार बढ़ने लगता है वैसे वैसे यह पत्तियों से फूलों पर जाता है और फूलों से बाद में फलों को खाना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही लार्वा अपना डेवलपमेंट करता रहता है तो वैसे ही संक्रमण दर में वृद्धि होती है। लार्वा अपने सिर को फली के भीतर क्या करता है, प्रवेश करा देता है। उस फली को तोड़ेगा और तोड़कर अपने सिर को उसके अंदर फंसाकर दानों को खाता रहता है और आधा शरीर क्या करता है, ये बाहर निकाल के रखता है। देखो डायग्राम में, जैसे ये चने की फली है, ये इसने फली के ऊपर छेद कर रखा है। अब इसमें से ये देखो, ये लट है, ये आधी अंदर की ओर, ये फली के अंदर चने का दाना है, ये इसमें छेद कर रखा है, ये फली की सतह के ऊपर छेद कर रखा है। इस छेद के अंदर से कीट ने अपना आधा शरीर अंदर डाल दिया, अब ये दानों खा रहा है और आधा शरीर इसके बाहर। ऐसा कब जैसे संक्रमण उच्च लेवल पर होता है तब ये कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद में ये जो कीट होता है ये जीवन काल में लगभग 5 बार निर्मोचन क्रिया करता है। ये कीट जीवन काल में 5 बार निर्मोचन करता है और उसके बाद में 12 से 20 दिन के अंदर पूर्ण वयस्क विकसित हो जाता है। 5 बार निर्मोचन और 15 से 20 दिन के अंदर यह वयस्क अवस्था धारण कर लेता है, जनन हेतु पंख युक्त कीट में बदल जाता है। फिर बात करते हैं आगे। पूर्ण विकसित जो लार्वा होता है वो लगभग 35 mm लंबा होता है, जो अपन पहले बात कर चुके हैं। पूर्ण विकसित लार्वा कोकून में बदलता है और कोकून में बदलने के बाद में ये निष्क्रिय रूप से मिट्टी के अंदर या सतह के ऊपर चिपका हुआ रहता है। उसके बाद जैसे ही मिट्टी के अंदर अनुकूल अवस्था ये धारण करता है, उसके बाद उस सतह को तोड़ता है और तोड़कर ये बाहर निकलता है। इसका जो कोकून होता है वो लगभग 8 से 15 दिन के अंदर वयस्क में बदलता है। कोकून ये यहाँ से यहाँ 8 से 15 दिन का होता है पीरियड। उसके बाद में कोकून को तोड़कर वयस्क वापस बाहर निकल जाता है और वापस बाहर निकलते ही प्रजनन काल शुरू हो जाता है। तो ये इसका जीवन चक्र। तो जीवन चक्र को एक बार वापस देखते हैं, क्या देखा अपन ने। जीवन चक्र में देखा कि नवंबर के पहले महीने के पहले सप्ताह के अंदर, नवंबर के पहले सप्ताह के अंदर इसका जो वयस्क कीट होता है वो बाहर निकलता है और मादा के साथ क्या करता है, मैथुन क्रिया करता है। मादा मैथुन क्रिया के पश्चात पादप की कब चने के उसमें चने के पादप निकल रहे होते हैं, उन चने के पादप की पत्तियों पर, फूलों पर, फलों पर अपने अंडे छोड़ देती है। अंडे हल्के रंग के होते हैं। 2 से 3 दिन बाद में ही अंडे से शिशु लार्वा निकलना प्रारंभ होता है और वह लार्वा हल्के पीले रंग का होता है, लंबाई 2 से 2.5 mm की होती है।
अब वो जो लार्वा होता है वो उसी पादप की कोमल पत्तियों को खाता रहता है और साथ में अपने आकार में वृद्धि करता है। जैसे जैसे इसके आकार में वृद्धि होती है वैसे वैसे यह पत्तियों से फूलों पर हमला करता है और फूलों से फलों को खाने लगता है। फलों को खाने का तरीका इसका थोड़ा अलग होता है। यह फली को छेद करके उसके अंदर घुस जाता है, आधा हिस्सा अंदर आधा हिस्सा बाहर, और दानों को खाता रहता है। यह अवस्था खेत में अधिक संक्रमण होने पर आसानी से देखी जा सकती है। उसके बाद यह अपनी पूरी लाइफ के अंदर 5 बार निर्मोचन करता है और निर्मोचन करके पूर्ण विकसित अवस्था धारण करता है। लार्वा जब विकसित हो जाता है उसके बाद में यह कोकून अवस्था में बदलता है। कोकून अवस्था कौन सी हुई? जिसमें लार्वा भोजन ग्रहण करना बंद कर देता है और अपने चारों ओर कवच का निर्माण कर देता है। ऐसी स्थिति में यह धरातल में गहराई में चला जाता है और वहां जाकर 8 से 15 दिन के अंदर वो पंख युक्त वयस्क में बदल जाता है। और जैसे ही वयस्क में बदलता है तो कोकून को तोड़कर मिट्टी में से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इसका सामान्य तौर पर जीवन चक्र है। क्लियर है? तो समझ में आया होगा। अब शुरू करते हैं इसका प्रबंधन। प्रबंधन की बात करें तो प्रबंधन मतलब कीटों की संख्या को नियंत्रित करना और या उसको कंट्रोल करना या उसको कम करना या उसको नष्ट करना। और इसके लिए मूल रूप से 3 तरीके होते हैं जो हम पढ़ते हुए आए। पहला तरीका होता है वो है सस्य प्रबंधन, दूसरा तरीका है जैविक प्रबंधन और तीसरा तरीका है रासायनिक प्रबंधन। तो देखते हैं। सस्य प्रबंधन, जैविक प्रबंधन, रासायनिक प्रबंधन। जैसा कि पिछली क्लासों में बात कर चुके हैं, सस्य प्रबंधन खेती के तरीकों से, खेती करने के जो क्रिया प्रणाली है उसी के आधार पर डिपेंडेंट है। कैसे? जब भी खेती की जाती है तब जैसे मोस्टली खरीफ की फसल अपन सर्दियों में उगाते हैं, तो गर्मियों में क्या करते हैं, तो जब भी फसल उगाई जाती है मतलब गर्मियों के अंदर क्या करना चाहिए, मई जून के अंदर खेतों की गहरी जुताई करनी चाहिए। गहरी जुताई से क्या होगा, इसका जो कोकून मिट्टी के अंदर दबा हुआ है वो बाहर निकलेगा। उसका जो कोकून अगर मान लो वैसे बदल रहा तो वो बाहर निकलेंगे। तो ऐसा होने पर जो परभक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, उनको आसानी से उनको खाकर नष्ट कर देते हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका ये होता है। तरीका नंबर दूसरा, जैसे वो बाहर निकलेंगे, बाहर मई जून के अंदर बहुत तेज गर्मी होती है, उस तापमान पर कोकून सूख जाता है और सूखने पर अंदर का लार्वा नष्ट हो जाता है। तो ये 2 तरीके सिंपल हैं जिसमें करना कुछ नहीं है, केवल डीप फार्मिंग करनी है। फिर बात करते हैं खेतों में प्रकाश पाश और फिरामोन पाश का प्रयोग कर सकते हैं। प्रकाश पाश के बारे में अपन बात कर चुके हैं कि खेत के अंदर जैसे ही इनका मीटिंग पीरियड होता है, तो नवंबर फर्स्ट वीक आ गया, तो उसी समय खेत के चारों क्या कर देना चाहिए, कहीं पर एक लैंप पोस्ट खंबे के ऊपर लाइट लगाकर और नीचे कुछ विषैला तरल डालकर छोड़ देना चाहिए। लाइट की और ये वयस्क अट्रैक्ट होंगे मैथुन क्रिया करने के लिए, तो उस समय ये उस पानी में गिरेंगे और वहां पर पॉइजन ही है तो उससे वो नष्ट हो जाएगा। फिरामोन पाश, उसी जाति के फिरामोन का प्रयोग कर हम उनको आकर्षित कर सकते हैं और उनके अंदर उनको चाहे गोंद से चाहे किन्हीं अन्य पदार्थों से उन्हें चिपका कर या उन्हें जलाकर नष्ट कर सकते हैं। तो ये वो तरीके हैं जिससे कीट को आसानी से नष्ट किया जा सकता है। उसके बाद फल छेदक कीट का नियंत्रण, पीले और लंबे रंग के जो गेंदा के अफ्रीकन प्रजाति की पुष्प होते हैं, अफ्रीकन प्रजाति के फूल होते हैं, उनको उगाकर भी कर सकते हैं। कैसे? एक लाइन के अंदर चने की हो गया, बीच में एक लाइन कर दी गेंदा के फूल की, तो ऐसा होने पर वो कीट उनसे क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है, उनसे वो संपर्क में नहीं आता। तो ऐसा होने पर कीट का संक्रमण नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसे आर्थिक लाभ भी है क्योंकि गेंदा के फूल मार्केट में अच्छे रेट में मिल जाते हैं और खेती
का नुकसान भी नहीं हो पा रहा। तो ऐसा कर भी हम खेती के तरीके में बदलाव करके भी इस कीट से मुक्ति पा सकते हैं। तो ये था अपना सस्य प्रबंधन। अब शुरू करते हैं अपन जैविक प्रबंधन। तो देखो, जैविक प्रबंधन के अंदर मुख्य रोल होता है वो परजीवी व परभक्षी का होता है। परजीवी कीटों की बात की थी, जैसे बेसिलस थुरिनजेनेसिस, बेसिलस थुरिनजेनेसिस, बेसिलस थुरिनजेनेसिस, इसके द्वारा भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। और परभक्षी मैना है, बगुला है, कौवे हैं, ये इनके वयस्क कीट को, इनके कोकून को बड़े शौक से खाते हैं। तो जैसे ही डीप फार्मिंग करते हैं तो उससे वो बाहर निकलेंगे, तो बाहर निकलने पर ये इनको खाकर नष्ट कर देंगे। तो इसीलिए हमें इन पक्षियों का क्या संरक्षण करना चाहिए, इनको बढ़ाने के लिए इनके लिए प्राकृतिक या कृत्रिम आवास उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। संरक्षण करके हम जैविक तरीके से भी इस कीट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। अब शुरू करते हैं अपन रासायनिक प्रबंधन। तो जैसा अपन पहले बात कर चुके हैं, रासायनिक प्रबंधन में रसायनों की बात करेंगे। तो खड़ी फसल में इस कीट का नियंत्रण करने के लिए मिथाइल पैराथियान 2%, कितना, मिथाइल पैराथियान 2% का 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव या छिड़काव किया जा सकता है। वापस सुनो, मिथाइल पैराथियान 2% 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर के ऊपर इसका भुरकाव कर सकते हैं। ठीक है। अगर अपने पास ये नहीं हो तो कॉमन चीज जो सबसे पहले काम में लेता है मेलाथियान, वो है 5%। अगर ये ऑप्शन में है मेलाथियान 5%, वही 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर सकते हैं। अगर ये भी अपने पास अवेलेबल नहीं हो तो अपना एक और कॉमन है क्यूनॉल फॉस 1.5 EC, 1.5%। क्या करना है, 20 से 25 किलोग्राम लेकर पर हेक्टेयर की दर से उसका भुरकाव किया जा सकता है। उसके अलावा अगर बात करें तो अगर पुष्पों के ऊपर संक्रमित हो जाता है तो क्या करना चाहिए। तो कार्बोरिल जो अपना पाउडर था, जो अपन ने दीमक के लिए काम में लिया था, जो अपन ने सफेद लट के लिए काम में लिया, सफेद लट में काम में लिया था, तो ये जो कार्बोरिल पाउडर है इसको पुष्पों के ऊपर क्या करना है, 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उसको इसके ऊपर बुरखाव करना है। तो उससे क्या हो जाएगा कि अगर लट का संक्रमण होगा तो वो लट क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो ये था अपना साधारण तौर पर रासायनिक संक्रमण, रासायनिक प्रबंधन। तो ये 3 प्रबंधन आ गए। तो यहां पर अपना जो, तो इस प्रकार अपना रासायनिक प्रबंधन पूरा होता है। यहां पर अपना चने का फली छेदक कीट पूरा होता है। तो इसमें क्या क्या देखा अपन ने, सबसे पहले इसके वैज्ञानिक नाम की बात की, फिर अपन ने इसका वर्गीकरण किया, फिर सामान्य परिचय, जिसका इंपॉर्टेंट पोर्शन आ रहा है वो इसका 1 नंबर क्वेश्चन कॉटन बॉलवर्म से आ रहा है। फिर अपन ने बात की है इसके लक्षण के बाद में इसके पोषक पादप, फिर क्षति और महत्व की बात की, और फिर हमने क्या किया, इसका जीवन चक्र पढ़ा। जीवन चक्र में सारी अवस्थाएं देखने के बाद में हमने इसका प्रबंधन देखा। प्रबंधन की 3 प्रक्रियाएं देखी, सस्य प्रबंधन, जैविक प्रबंधन और रासायनिक प्रबंधन। तो इस प्रकार हम इस कीट का पूरा विस्तृत विवरण कर चुके हैं। अब शुरू करते हैं अपना अगला। तो इस प्रकार ये कीट यहाँ पर पूरा होता है।